शहर का नाम था खुराटपुर। वहां के लोग ज्यादा बोलते नहीं थे, पर जब बोलते थे तो पूरे मोहल्ले को हंसी आ जाती थी। ऐसे ही शहर में एक दिन एक अजीब सी खबर फैल गई। मुल्ला नसरुद्दीन अब डॉक्टर बन गया है। लोगों को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। अरे, वो जो कल तक गधी पर बैठकर किस्से सुनाया करता था, हाँ हाँ, वही अब लोगों की नब्ज टटोल रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन को कौन नहीं जानता था। उसका दिमाग तलवार से भी तेज और जुबान शहद से भी मीठी थी। लेकिन डॉक्टर बनना, ये तो कुछ ज्यादा ही था। हुआ यूं कि एक दिन मुल्ला बाजार में टहल रहा था। तभी उसने देखा एक लंबी सी लाइन लगी है एक दवाखाने के बाहर। लोग परेशान, कोई सिर पकड़ रहा है, कोई पेट। एक बुजुर्ग आदमी जोर जोर से कराह रहा था। मुल्ला पास गया और पूछा, क्या बात है, यहां सब ऐसे क्यों खड़े हैं? एक आदमी बोला, हकीम साहब आज नहीं आए। अब समझ नहीं आ रहा, कहा जाए। मुल्ला ने सिर खुजलाया और बोला, तो क्या बस इसलिए सभी तड़पेंगे? अच्छा, मैं ही इलाज कर देता हूं। लोग पहले तो हंसने लगे। तू और इलाज करेगा? तेरे पास कौन सी डिग्री है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, डिग्री नहीं है, पर दिमाग है, और दिमाग से बड़ी कोई दवा नहीं होती। लोगों ने सोचा, चलिए, मजा भी आएगा और शायद फायदा भी हो जाए। बस उसी दिन से मुल्ला ने एक पुरानी दुकान को क्लिनिक में बदल दिया। बाहर तख्ती लगाई, हकीम ए खुराटपुर डॉक्टर मुल्ला नसरुद्दीन, इलाज गारंटी के साथ, फीस मजे के साथ। मुल्ला का इलाज बाकियों से अलग था। पहला मरीज आया, पेट दर्द। मुल्ला ने पूछा, कब से? 3 दिन से। क्या खाया था? चना चाट। मुल्ला ने झोले से एक कागज निकाला और उस पर कुछ लिखा। खुद को रोज आईने में देखो और जोर से कहो, मूर्ख, तूने चना चाट खाया, अब भुगत। फिर मुस्कराकर बोला, ये लो, ये तुम्हारी दवा है, रोज सुबह शाम इसे पढ़ना। मरीज को गुस्सा आया, लेकिन भीड़ हंस पड़ी। दूसरा मरीज आया, नींद नहीं आती थी। मुल्ला ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम सोचते बहुत हो। अब से हर रात सोने से पहले खुद को जोर से कहो, कल का सोचकर आज क्यों जला रहा हूं बे? लोग अब इलाज नहीं, मजा लेने आने लगे थे। एक बार एक नौजवान आया, दिल टूट चुका था। डॉक्टर साहब, लड़की छोड़ गई, अब जीने का मन नहीं करता। मुल्ला ने गहरी सांस ली, फिर झोले से प्याज निकाली और उसके हाथ में थमा दी। इसे काटो और जितना रोना है रो लो, लेकिन याद रखना, जो तुम्हें छोड़ जाए उसके पीछे आंसू बहाना प्याज काटने जितना ही बेकार है। नौजवान पहले चौंका, फिर मुस्कराया। डॉक्टर साहब, आप तो बड़े फकीर निकले। मुल्ला बोला, मैं डॉक्टर हूं, दर्द बांटता हूं, नश्तर से नहीं, नजर से। 3 हफ्ते बाद असली हकीम साहब वापस लौटे। उन्होंने देखा कि उनकी दुकान की जगह अब भीड़ लगी है। मुल्ला के सामने गुस्से में बोले, तू कौन होता है इलाज करने वाला? तुझे तो दवाई के नाम तक नहीं आते। मुल्ला मुस्कराया, आपकी दवाओं से ठीक होने में महीने लगते हैं, मेरी बातों से लोग पल में हंस पड़ते हैं। कभी कभी बीमारी शरीर में नहीं, दिमाग में होती है, और वहां दवाई नहीं, बात काम आती है। हकीम चुप रह गया। भीड़ ताली बजा उठी। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई, चेहरे पर शिकन, आंखों में आंसू। मुल्ला बेटे, मैं जीते जी मर चुकी हूं। बच्चे अब पहचानते तक नहीं, किसी को मेरी बातों से मतलब नहीं। मुल्ला ने एक चादर निकालकर उसे ओढ़ा दी और कहा, अब तुम यहां लेट जाओ। मान लो कि तुम मर चुकी हो, मैं लोगों को बुलाता हूं। फिर मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर बोला, चलो अपनी दादी से आखिरी बार मिलो, वो अब हमें छोड़कर जा रही है। बच्चे दौड़े आए, सबकी आंखें नम हो गई। किसी ने गले लगाया, किसी ने माफी मांगी। बुढ़िया रो पड़ी, बेटा, तूने तो मुझे जिंदा कर दिया। मुल्ला बोला, दवाई सिर्फ शरीर को ठीक करती है, पर प्यार आत्मा को। एक दिन खुद मुल्ला बीमार हो गया।
जोर की खांसी, बदन दर्द। लोग दौड़ कर आए। अरे डॉक्टर साहब, अब आपको कौन ठीक करेगा? मुल्ला खांसते हुए बोला, अब तो वही इलाज होगा जो मैं सबको देता हूं। हंसी और हरकते उसने आईने में खुद को देखा और कहा, ओ नसरुद्दीन, अब तू खुद के डॉक्टर भी है और मरीज भी। चल, हंस ले, बीमारी डर के मारे भाग जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन में ठीक हो गया, खुद के मजाक से ही। आखिरी मरीज आया, एक अमीर आदमी, शरीर से नहीं मन से बीमार था। उदासी उसके चेहरे पर लिपटी हुई थी। मुल्ला ने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, सब कुछ है पर कुछ भी नहीं लगता, शांति नहीं मिलती। मुल्ला ने उसे आईना दिया और कहा, हर रोज देखो और पूछो, मैं आज किसी के काम आया क्या? अमीर आदमी ने झिझकते हुए कहा, नहीं। मुल्ला बोला, तो फिर पैसा किस काम का? जब तक किसी को मुस्कान नहीं दी तब तक सब बेकार है। अगले दिन वो आदमी आया, पुराने कपड़ों में, हाथ में मिठाई का डिब्बा और पीछे कई अनाथ बच्चे। अब समझ में आया डॉक्टर, असली इलाज क्या होता है। मुल्ला का क्लिनिक अब भीड़ भरा रहता, लेकिन वहां दवा की गंध नहीं, हंसी की गूंज होती। उसकी दीवार पर एक तख्ती और जुड़ गई थी, यहां इलाज दिल का होता है, दवा से नहीं, बातों से। लोग कहते थे, मुल्ला डॉक्टर नहीं, दवा से भी बड़ा चमत्कार है। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि हंसी सबसे बड़ी दवा है और समझ सबसे गहरा इलाज। खुर्राटपुर में अब हकीम ए खास मुल्ला नसरुद्दीन का नाम बच्चा बच्चा जानता था। शहर के असली हकीम साहब ने अब मरीज देखना ही छोड़ दिया था, क्योंकि जो बात मुल्ला के पास थी वो किसी किताब में नहीं थी। अब मुल्ला का क्लिनिक नहीं, एक हंसी आश्रम बन चुका था। एक दिन सुबह सुबह एक औरत रोती बिलखती क्लिनिक आई। डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए। सुबह उठे ही नहीं, ना सांस चल रही है, ना धड़कन, भीड़ सन। पर मुल्ला ने सिर खुजाया और बोला, उनकी नब्ज नहीं चल रही? जी नहीं। धड़कन? नहीं। सांस? वो भी नहीं। मुल्ला चुपचाप अंदर गया, एक कागज निकाला और बड़े गौर से कुछ लिखा। कागज पर लिखा था, मरीज रफीक मियां, स्थिति जिंदगी से ऊब गए थे, दवा एक झूठी मौत और असली सबक, उपचार जनता की नजर और बीवी की पुकार। फिर वो औरत से बोला, चलो उन्हें यहां लाओ, लेकिन पहले मोहल्ले वालों को बुलाओ, एक आखिरी दर्शन जरूरी है। रफीक मियां को बांस पर लिटाकर क्लिनिक लाया गया। मुल्ला ने कमरे में अंधेरा किया, सबको पास बुलाया। देखो दोस्तों, ये है रफीक मियां। जीते जी किसी ने इनसे ठीक से बात नहीं की, अब सब रो रहे हैं। कैसा लगे अगर ये चमत्कार से वापस आ जाए? भीड़ अचंभे में, ऐसा हो सकता है क्या? मुल्ला बोला, हो सकता है, अगर इनकी आत्मा ये सुन ले कि लोग इन्हें कितना चाहते हैं। औरत रोती रही, बच्चे गले लगते रहे, और तभी अचानक रफीक मियां ने आंखें खोली। मैं कहाँ हूं? भीड़ चौंकी, भूत, भूत। मुल्ला बोला, भूत नहीं बेवकूफो, इंसान है, जिसे जिंदगी की अहमियत अब समझ में आई है। रफीक मियां ने बीवी को देखा और कहा, मुल्ला का शुक्रिया, जिसने मुझे जिंदा रहते ही मरकर जीना सिखा दिया। लोगों ने कहा, मुल्ला, आज तो तुमने मौत को भी हरा दिया। मुल्ला बोला, मैं डॉक्टर नहीं हूं, एक आईना हूं। जो सामने आता है उसमें खुद को देख लेता है। फिर उसने सबको एक चिट्ठी दी, अगर जिंदगी से थक जाओ तो मौत मत बुलाओ, मुस्कुराहट बांटो। और अगर कोई थका हुआ मिले तो उसके लिए हंसी का गिलास ले जाना, पानी नहीं। अब दूर दूर से लोग आते, कोई बीमार नहीं पर टूटा हुआ, कोई दुखी, कोई अकेला। मुल्ला सबको एक ही दवा देता, कहानी सुनो, हंसी बांटो और दूसरों की जिंदगी में एक छोटा सा उजाला बन जाओ। एक दिन एक राजा तक मुल्ला की कहानी सुनकर आया। उसने कहा, मुल्ला,
तुम्हें सोने से तोल दूं? मुल्ला हंसा। राजा साहब, सोना तो वही है जो दिल में चमके, जेब में नहीं। राजा बोला, तो बताओ, तुम्हारी फीस क्या है? मुल्ला ने कहा, एक वादा करो, जब भी किसी को हंसाने का मौका मिले चूकना मत। राजा बोला, वादा रहा। मुल्ला का क्लिनिक अब भी वही है। कई सालों बाद भी उसकी दीवारों पर वही तख्ती लटकी है। यहां दवा नहीं मिलती, पर दर्द मिट जाता है। यहां नुस्खा नहीं लिखा जाता, बस दिल से पढ़ा जाता है। डॉक्टर? हां, लेकिन बिना डिग्री। इलाज? हां, लेकिन हंसी से। खुर्राटपुर में अब दिन की शुरुआत चाय से नहीं, बल्कि मुल्ला के ठहाकों से होती थी। लोग बीमारी के नाम पर नहीं, बस उसका मुंह देखने क्लिनिक आते थे। पर जैसे ही कोई बात आम लोगों के दिल से निकलकर सत्ता के कानों तक पहुंचती है, वहां हलचल शुरू हो जाती है। एक दिन एक चमचमाती जीप खुराटपुर की गलियों में धूल उड़ाते हुए रुकी। उसमें से उतरे एक बेहद ठसकदार अधिकारी। नाम था श्रीमान तिवारी, जिला स्वास्थ्य निरीक्षक। उनके साथ 4 चपरासी, 2 कंपाउंडर और एक नोटबुक लिए लिपिक भी थे। उन्होंने सीधा मुल्ला के क्लिनिक पर धावा बोल दिया। कौन है मुल्ला? बिना डिग्री इलाज करता है, बिना रजिस्ट्रेशन दवा देता है। ये तो कानून का उल्लंघन है। मुल्ला क्लिनिक में बैठे एक आदमी को समझा रहा था। भाई, बीवी की बात मत काटो, खांसी ठीक हो या न हो, चैन जरूर मिलेगा। तिवारी जी गरजे, बस बहुत हुआ। ये सब क्या है? ये कौन सी मेडिकल साइंस है? मुल्ला मुस्कराया। ये दिलकीदवा साइंस है जनाब। इसे किताबों में नहीं, जिंदगी में पढ़ा जाता है। तिवारी जी ने फौरन एक नोटिस निकाला और जोर से पढ़ा। आप पर बिना अनुमति चिकित्सकीय कार्य करने, नागरिकों को भ्रमित करने एवं चिकित्सा अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप है। आप तत्काल अपना क्लिनिक बंद करें, अन्यथा कार्रवाई होगी। भीड़ सन्न हो गई। एक बच्चा बोला, पर अंकल, ये तो डॉक्टर नहीं, हंसाने वाले बाबा है। एक बूढ़ी औरत ने कहा, मुल्ला ने हमें दवाई से नहीं, दुआओं से ठीक किया है। तिवारी जी ने अनसुना किया। कानून कानून होता है, भावनाओं में नहीं बहा जाता। मुल्ला खड़ा हुआ और बोला, ठीक है साहब, आप जो चाहे करिए, पर एक दिन का वक्त दीजिए। कल सुबह मैं खुद क्लिनिक बंद कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप भी वहां बैठिएगा एक दिन मेरे साथ। तिवारी जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, एक दिन में समझ आ जाएगा ये नाटक क्या है। अगले दिन तिवारी जी कुर्सी पर बैठे थे। उनके पास पेन और नोटबुक थी। पहला मरीज आया, आंखों में आंसू। डॉक्टर साहब, मेरी बहू मुझे कुछ नहीं समझती, लगता है घर में मैं ज्यादा हूं। मुल्ला बोला, तुम्हारे लिए ये चश्मा, ये कुछ नहीं दिखाता, लेकिन पहनते ही एहसास होता है कि दुनिया सुंदर है। अब खुद को दोबारा देखो, तुम ज्यादा नहीं, तुम जरूरी हो। बूढ़ा मुस्करा कर गया। तिवारी जी कुछ लिखने ही वाले थे, तभी दूसरा मरीज आया, एक बच्चा जो हकलाता था। मुल्ला ने उसे आईने के सामने खड़ा किया और कहा, देखो, डर से नहीं, प्यार से बोलो, और अगर रुक भी जाओ तो हंस दो, दुनिया हंसेगी नहीं, साथ देगी। बच्चा मुस्कराया और धीरे धीरे बोल पाया, धन, धन्यवाद, धन्यवाद। तिवारी जी अब चुप हो गए थे। शाम तक जब 20 से ज्यादा मरीजों ने दवा नहीं, मुल्ला की बातों से राहत पाई, तिवारी जी उठे और मुल्ला से बोले, तुम डॉक्टर नहीं हो, न सही, पर तुम वो काम कर रहे हो जो बड़े बड़े अस्पताल नहीं कर पाते। मुल्ला मुस्कराया, मैं तो बस वो बीमारी देखता हूं जो रिपोर्ट में नहीं आती। तिवारी जी ने नोटिस फाड़ दिया और कहा, आज से ये क्लिनिक आधिकारिक रूप से जन चिकित्सा भाव केंद्र कहलाएगा, सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त। भीड़ तालियां बजा उठी। अब खुर्राटपुर ही नहीं, पास के गांवों से भी लोग आते। दवा की दुकानों पर भीड़ कम और मुल्ला के पास भीड़ ज्यादा। सरकार ने मुल्ला को हंसी चिकित्सक का दर्जा दिया।
एक नई शाखा खोलने की अनुमति के साथ। मुल्ला ने कहा, बीमारी शरीर में हो तो डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अगर मन दुखी हो तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो तुम्हें खुद से मिलवा सके। और तभी क्लिनिक के दरवाजे पर नई तख्ती टंगी। यहां इलाज अब सरकार की अनुमति से होता है, पर हंसी अब भी बिना परमिट के दी जाती है। अब मुल्ला नसरुद्दीन का क्लिनिक कोई मामूली जगह नहीं रह गया था। लोग इसे प्यार से कहते थे हस्पताल, यानी ऐसा अस्पताल जहां दवा कम, हंसी ज्यादा मिलती थी। ये वो जगह थी जहां दर्द का इलाज गले मिलने से होता था, जहां डॉक्टर की जगह दोस्त बैठते थे और जहां हर मरीज को सिर्फ एक पर्ची मिलती थी। आज मुस्कुराना मत भूलना। अब खबरें बाहर तक फैल चुकी थी। विदेश से डॉक्टर्स की एक टीम आई। उन्होंने मुल्ला से पूछा, आपके पास कौन सी थेरेपी है, कौन से साइंटिफिक टूल्स है? मुल्ला बोला, मेरे पास एक पुराना स्टूल है जिस पर बैठकर मैं कहानियां सुनाता हूं। और टूल? एक ही है, दिल से दिल तक जाने वाली बात। वो डॉक्टर्स हैरान रह गए। एक विदेशी डॉक्टर बोला, कैन वी लर्न दिस मेथड? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यस, बट फर्स्ट रिमूव योर स्टेथोस्कोप एंड वेयर स्माइल। सरकार ने भी सोचा कि ऐसा काम सिर्फ एक गांव तक सीमित क्यों रहे, तो मुल्ला के नाम पर एक नया संस्थान खोला गया, नसरुद्दीन हास्य चिकित्सा विश्वविद्यालय। यहां पढ़ाई होती थी, गले लगाकर लोगों को शांत कैसे करें, चुटकुलों से डर भगाना, उदासी से दोस्ती करना, और सबसे जरूरी हंसी बांटना बिना बिल लिए। एक दिन जब मुल्ला बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनके चारों ओर उनके पुराने मरीज, दोस्त और छात्रों की भीड़ थी। सबने कहा, मुल्ला, अब आप हमें छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी हंसी तुम्हारे चेहरे पर रह गई तो मैं गया कहा, मैं तो हर ठहाके में जिंदा रहूंगा। फिर वो बोले, जब भी किसी को रोते देखो तो डॉक्टर मत बनो, इंसान बनो। दवा नहीं है, कोई बात नहीं, पर वक्त और प्यार जरूर दे देना। मुल्ला ने अपनी आखिरी शाम उसी स्टूल पर बैठकर बिताई जहां से उसने पहली हंसी दी थी। कहते हैं वो उस दिन भी मुस्कुरा रहा था। और जब अगली सुबह उसका शरीर मिला, उसके हाथ में एक चिट्ठी थी, मैं चला गया हूं, लेकिन अगर कभी उदास हो जाओ तो मेरी पुरानी कहानियां पढ़ लेना, हो सकता है वहां तुम्हारी दवा छुपी हो। मुल्ला चला गया, पर अस्पताल अब भी चलता है। लोग अब भी वहां आते हैं दर्द लेकर और लौटते हैं हंसी लेकर। दीवार पर आज भी वो तख्ती टंगी है। यहां डॉक्टर नहीं, दोस्त मिलते हैं। यहां इलाज नहीं, एहसास मिलता है। अगर दिल भारी हो, आ जाओ। अगर आंखें नम हो, मुस्कुराना सीख जाओ, क्योंकि ये है अस्पताल, जहां हर दर्द का इलाज है। ठहाके में शिक्षा कभी कभी सबसे बड़ी दवा होती है। किसी की सच्ची हंसी, एक गर्मजोशी वाला आलिंगन, और ये यकीन कि कोई हमें समझता है। मुल्ला नसरुद्दीन यही सिखा कर गया कि हंसी सिर्फ मजाक नहीं, एक जरिया है जख्म भरने का। कहानी दो। ये बात उन दिनों की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे से कस्बे में रहते थे। उनका रहन सहन सादा था, पर दिमाग इतना तेज कि गांव का सबसे बड़ा मौलवी भी उनसे बहस करने से कतराता था। गांव में एक आदमी था, नाम था हमीद। वो किसान था, लेकिन दिल से थोड़ा लालची और चालाक भी था। उसे हमेशा कोई न कोई फायदे का सौदा ढूंढते रहने की आदत थी। एक दिन हमीद ने मुल्ला के आंगन में बने पुराने कुएं को देखा। पानी मीठा था और बहुत गहरा भी नहीं। गर्मियों में पानी की कीमत वैसे भी सोने जैसी होती थी। हमीद के मन में एक योजना सूझी। हमीद ने सीधा मुल्ला से बात की, मुल्ला साहब, आपका ये कुआं बेचोगे क्या? मैं अच्छा दाम दूंगा। मुल्ला मुस्कराए। कुएं की कीमत पानी से नहीं, जरूरत से तय होती है हमीद। तुम क्या दाम लगाओगे? हमीद बोला, मैं 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। मुल्ला ने आंखें तरेरी, पर फिर बोले, ठीक है,
कुआं तुम्हारा हुआ। लेकिन सुनो, एक शर्त है। हमीद चौंक गया। कौन सी शर्त? मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पर कुएं का पानी नहीं। पानी मेरा रहेगा। हमीद को लगा मुल्ला मजाक कर रहे हैं। वो हंस पड़ा और बोला, हंसी मजाक रहने दो मुल्ला साहब। ये कुआं अब मेरा है तो पानी भी मेरा है। मुल्ला गंभीर हो गए। देखो, दस्तावेज में साफ लिखा जाएगा, कुआं बेचा गया है पर पानी नहीं। जो लिखा है वही मान्य होगा। हमीद लालच में आ गया। सोचा कुआं तो मेरा हो जाएगा, पानी तो वैसे भी आ ही जाएगा। उसने तुरंत सौदा पक्का कर दिया। अगली सुबह हमीद बड़े गर्व से अपने कुएं पर पहुंचा। बाल्टी लेकर पानी निकालने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, रुको हमीद, तुम पानी क्यों निकाल रहे हो? हमीद पलटा तो देखा, मुल्ला पीछे खड़े हैं, मुस्कराते हुए। क्यों निकालूं? कुआं अब मेरा है। हां, कुआं तुम्हारा है, पर पानी मेरा है। तुम बिना किराया दिए मेरा पानी नहीं निकाल सकते। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, दस्तावेज पढ़ो। हमीद हक्का बक्का रह गया। दस्तावेज में वाकई लिखा था, मुल्ला नसीरुद्दीन कुआं बेच रहे हैं, लेकिन पानी उनके स्वामित्व में रहेगा। हमीद को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। कानून कायदे के अनुसार वो कुआं तो खरीद चुका था, पर पानी नहीं। मजबूरी में उसने मुल्ला से पूछा, तो अब पानी निकालने का क्या किराया है? मुल्ला ने मुस्कराकर जवाब दिया, हर बाल्टी के एक सोने की मुद्रा। हमीद चौंक गया। तब तो महीने भर में पूरा कुआं खरीदने से ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो मत निकालो, मेरे पास खुद बहुत पानी है, मैं बेच दूंगा किसी और को। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। हर कोई कहने लगा, मुल्ला ने कुआं तो बेचा, पर पानी की दुकान खोल ली। गांव का मुखिया भी हैरान था। उसने दोनों को पंचायत में बुलाया। मुखिया ने दस्तावेज देखा और बोला, कागज के अनुसार कुआं हमीद का है, पानी मुल्ला का। ये तो वैसा ही है जैसे किसी को घर बेचना पर हवा अपने पास रखना। मुल्ला मुस्कराए। मुखिया जी, अगर कोई जमीन खरीदे और उस पर पेड़ हो, तो क्या पेड़ भी खरीद में आते हैं? अगर दस्तावेज में ना हो तो नहीं। तो अगर मैंने साफ लिखा है कि पानी नहीं बेच रहा, तो कैसे मालिकाना हक उसका होगा? पंचायत ने फैसला सुनाया, मुल्ला सही है, कुआं हमीद का है, लेकिन पानी के लिए उसे किराया देना पड़ेगा। हमीद ने ठान लिया था कि वो किसी तरह इस हाल से छुटकारा पाएगा। उसने योजना बनाई, अगर मैं कुएं से पानी नहीं निकाल सकता, तो मैं कुएं में बाल्टी डाले बिना ही पानी ले जाऊंगा। उसने एक नली खरीदी और कुएं से अपने घर तक खींच दी। सोचा अब मुल्ला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुल्ला को जब पता चला, तो वो सीधे काजी के पास गए। काजी ने जब ये सुना कि हमीद बिना किराया दिए पाइप से पानी ले जा रहा है, तो उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, हमीद, तुमने एक ही गलती में दो सबक सीख लिए। लालच और चालाकी दोनों में मुल्ला से भिड़ना मूर्खता है। फैसला आया, पाइप लगाकर पानी निकालना भी वही बात हुई। किराया देना ही पड़ेगा। अब हमीद के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उसने मजबूरी में मुल्ला से कहा, ठीक है, मैं कुआं वापस तुम्हें बेच देता हूं, लेकिन क्या दाम दोगे? मुल्ला मुस्कराए, अब कुआं बेचना तुम्हारी मजबूरी है, दाम मैं तय करूंगा। मैं 5 सोने की मुद्राएं दूंगा। हमीद भौंचक्का रह गया। मैंने 100 में खरीदा और तुम 5 में? तुमने 100 में कुआं खरीदा था, यह सोचकर कि पानी मिलेगा। अब जब पानी नहीं मिल रहा तो इसकी कीमत घट गई। हमीद को मजबूरी में सौदा करना पड़ा। गांव में यह चर्चा आग की तरह फैल गई। सब कहते, मुल्ला ने कुआं बेचकर 100 कमाए और फिर 5 में वापस खरीद लिया, वो भी बिना पानी दिए। और अब पानी भी उन्हीं का, कुआं भी उन्हीं का। सीख और संदेश, ये कहानी सिर्फ हंसी की नहीं, एक गहरी सीख की भी है। किसी सौदे से पहले शर्तें समझो। लालच में आंखें बंद कर लेने वाले अक्सर पछताते हैं। और सबसे बढ़कर चतुराई ताकत से बड़ी होती है। कुछ लोग एक बार हार मान लेते हैं, पर कुछ लोग बार बार
हार खाकर भी सीखने को तैयार नहीं होते। हमीद भी ऐसा ही था। उसने कुआं तो बेच दिया, लेकिन मन में टीस बनी रही। वो हर दिन कुएं को देखता और उसकी आत्मा जलती रहती। फिर एक दिन उसे एक नया आइडिया आया और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया। हमीद ने सोचा, पानी निकालने पर तो किराया देना पड़ता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ तैरूं, न पानी निकालूं, तो किराया क्यों दूं? अगली सुबह वो सीधा कुएं पर पहुंचा, कपड़े उतारे और कूद गया अंदर। मुल्ला ने देखा तो आवाज लगाई, अरे हमीद, ये क्या कर रहे हो? हमीद ने पानी में तैरते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो बस नहा रहा हूं। पानी नहीं निकाल रहा तो कोई किराया नहीं दूंगा। मुल्ला कुछ देर सोचते रहे और बिना कुछ कहे लौट गए। लोगों को जब ये बात पता चली कि हमीद अब कुएं में रोज तैरने जाता है, तो हर कोई हैरान था। ये हमीद भी न हार मानने वालों में से नहीं है। कई लोग तो देखने भी आए। आओ देखो, कुएं में आदमी है, पानी मुफ्त में यूज कर रहा है। मुल्ला ने एक दो दिन सब कुछ चुपचाप देखा। तीसरे दिन वे हमीद के घर पहुंचे। एक कागज हाथ में था। हमीद, ये देखो, आज तुम्हें एक नया नोटिस दे रहा हूं। हमीद ने चौंक कर पढ़ा, कुएं का किराया अब 2 भागों में बांटा जाएगा। 1, पानी निकालने का किराया, पूर्ववत एक सोने की मुद्रा प्रति बाल्टी। 2, पानी इस्तेमाल करने का किराया, जिसमें नहाना, तैरना, ठंडक लेना या अपने कपड़े धोना शामिल है। इसके लिए अब 10 सोने की मुद्राएं प्रति घंटा देनी होंगी। हमीद चिल्लाया, ये क्या मजाक है? मैंने पानी निकाला ही नहीं। मुल्ला बोले, पानी से फायदा तो लिया ना? जब तुम तैरे, पानी का तापमान बदला, उसमें बुलबुले उठे, सतह पर हलचल हुई। वो मेरी संपत्ति है, नुकसान का हिसाब लगेगा। इस बार पंचायत में पहले से ज्यादा भीड़ थी। अब तो हर कोई जानना चाहता था, मुल्ला क्या नया खेल खेलेंगे? मुखिया ने पूछा, मुल्ला, ये पानी में तैरने का भी किराया? कोई तैर जाए तो नुकसान क्या? मुल्ला गंभीरता से बोले, जैसे कोई आपकी दुकान में घुसकर कुर्सी पर बैठे, आपके सामान को न छुए, पर आपके कूलर का फायदा उठाए, तो क्या आप उसे मुफ्त में बैठने देंगे? मुखिया मुस्कराया, बिल्कुल नहीं। तो जब मेरा कुआं कोई पानी की सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा, तो वो भी किराया ही माना जाएगा। मुखिया ने हामी भरी। फैसला आया, हमीद, अगर तैरो तो किराया दो, नहीं तो तैरना बंद करो। हमीद अब पूरी तरह खिसिया चुका था, लेकिन उसने आखिरी बार कोशिश की। उसने सोचा, अब मैं पानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुएं के ऊपर बैठ जाऊंगा। और ऐसा ही किया। उसने कुएं के ठीक ऊपर एक लकड़ी का पटरा लगवाया और रोज सुबह उस पर बैठ जाता। मुल्ला ने फिर देखा और मुस्कराए। इस बार वो सीधे गए काजी साहब के पास। मुल्ला ने फरियाद की, काजी साहब, हमीद अब मेरी संपत्ति की छाया चुरा रहा है। काजी चौंके, कैसी छाया? जब कुआं मेरा है और सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, तो जो छाया बनती है वो भी मेरी ही संपत्ति है। अब हमीद उस छाया में बैठता है, ठंडक लेता है, धूप से बचता है। ये चोरी है। काजी मुस्कराए, मुल्ला, तुम तो इस बार कुछ ज्यादा ही होशियार निकले, लेकिन नियमों के अनुसार काजी को मानना पड़ा, छाया भी अचल संपत्ति से जुड़ी होती है और उसका अधिकार मालिक के पास होता है। फैसला, हमीद या तो छाया छोड़ दे या उसका किराया चुकाए। अंत, हमीद अब पूरी तरह हार मान चुका था। उसने कस्बे में ऐलान करवा दिया, अब से मैं कभी भी मुल्ला के साथ कोई सौदा नहीं करूंगा। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मुल्ला मुस्कराए, अब समझ आया? जब कुआं बेचो तो उसमें तैरने के सपने मत देखो। सीख, इस कहानी से जो बातें निकल कर आती है, हर बार चालाकी काम नहीं आती अगर सामने वाला उससे भी ज्यादा चतुर हो। किसी संपत्ति का पूरा मूल्य जानो, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। और सबसे बढ़कर मुल्ला नसीरुद्दीन से पंगा नहीं लेना चाहिए। कहानी 3। एक बार की बात है, फारस के एक छोटे से गांव में
एक बड़ा ही घमंडी और अहंकारी अमीर आदमी रहता था। नाम था हाजी सैयद अब्दुल रहमान। हाजी साहब ने पूरी जिंदगी में व्यापार करके बहुत धन कमा लिया था। उनके पास ऊंटों के काफिले थे, दूर दूर तक फैली हुई जमीनें, नौकर चाकर और सोने चांदी के बर्तन तक। पर अफसोस, जितनी संपत्ति उनके पास थी उतनी ही कमी थी उनमें विनम्रता की। उनका सबसे बड़ा शौक था दूसरों को नीचा दिखाना। किसी गरीब किसान के कपड़े फटे हों तो हाजी साहब जरूर टोकते, क्या बात है हसन, क्या तंगी इतनी हो गई कि कपड़े सिलवाने के पैसे भी नहीं बचे। अगर कोई दुकान पर खड़ा हो तो वो जरूर कह देते, तुम जैसे लोगों की शक्ल देखकर ही मेरा दिन खराब हो जाता है। गांव वालों को तो जैसे आदत सी पड़ गई थी हाजी साहब की बातें सुनकर चुपचाप मुस्कुरा देने की। पर अंदर ही अंदर सब परेशान थे। उसी गांव में मुला नसीरुद्दीन भी रहता था। तंगहाल जरूर था पर दिल का बड़ा अमीर। उसका घर भी छोटा सा था पर हर वक्त हंसी ठिठोली और मजेदार किस्सों से भरा रहता। मुला ने गांव की चौपाल पर एक छोटी सी चाय की दुकान खोल रखी थी। वहां हर रोज गांव वाले आते, बातें करते, ठहाके लगाते और मुला की मसालेदार चाय पीते। एक दिन जैसे ही दोपहर की धूप तेज हुई, गांव की चाय की दुकान पर हलचल बढ़ गई। लोग अपनी अपनी बातों में लगे थे कि तभी हाजी रहमान अपनी भारी भरकम पोशाक में, सिर पर सुनहरे रेशमी साफे के साथ वहां आ पहुंचे। उनका अंदाज हमेशा की तरह शाही था। 4 नौकर उनके साथ थे। एक पंखा झल रहा था, दूसरा कालीन बिछा रहा था, तीसरा कुर्सी पोंछ रहा था और चौथा बस खड़ा था, शायद सिर्फ गौरव बढ़ाने के लिए। हाजी साहब बैठ गए और बोले, ए चाय वाले, एक चाय ले आ, मगर ध्यान रहे चाय ऐसी होनी चाहिए जैसी शहर के नवाब पीते हैं। मुला मुस्कुराया और बोला, हुजूर, मैं चाय तो बनाता हूं आम लोगों के लिए, पर स्वाद ऐसा है कि नवाब भी उंगलियां चाट जाएं। हाजी साहब ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, चाय तो बनाओ, पर तेरी शक्ल देखकर ही स्वाद बिगड़ जाता है। दुकान पर बैठे लोग चुप हो गए। सबको लगा कि अब तो मुला कुछ कहेगा, पर मुला मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं हाजी साहब, मैं चाय बना देता हूं। बाकी तो स्वाद ऊपर वाला तय करता है। अगले कुछ दिनों तक हाजी साहब रोज आते और किसी न किसी को ताना मारते, चाय की शिकायत करते और मुला की दुकान की हंसी उड़ाते। मुला हर बार मुस्कुराकर टाल देता, पर उसके दिमाग में कुछ पक रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और दुकान पर भीड़ कम थी, मुला ने अपने सबसे खास दोस्त इब्राहिम से कहा, अब वक्त आ गया है कि हाजी साहब को थोड़ा सबक सिखाया जाए। ऐसा सबक जो उनके घमंड की जड़ हिला दे। और मजा ये कि न कोई गुस्सा होगा न झगड़ा, बस हंसी हंसी में काम हो जाएगा। अगले ही दिन मुला ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया। हसन किसान, रहीम बढ़ी, जकारिया लुहार और फातिमा बेगम। उसने सबको धीरे धीरे एक योजना समझाई और सब मुस्कुरा दिए। क्या सच में ये काम करेगा? हसन ने पूछा। मुला बोला, अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो हाजी साहब अगले शुक्रवार तक बदल चुके होंगे। गांव में ये खबर फैली कि एक बहुत पहुंचे हुए फकीर, सच्चे गुणी बाबा गांव में आए हैं। कहा गया कि वो हर किसी का भविष्य बता सकते हैं, मन की बात जान सकते हैं और घमंडी लोगों को उनकी औकात याद दिला सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुला ने प्लान किया था। सच्चे गुणी बाबा कोई और नहीं बल्कि इब्राहिम था। लंबी दाढ़ी लगाई हुई, कपड़े गेरुए रंग के, आंखों में सुरमा और सिर पर चमकती हुई टोपी। हाजी साहब ने बाबा के बारे में सुना और उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं देखता हूं इस बाबा को, मुझे कौन मेरी औकात दिखाएगा। वो अगले ही दिन पहुंचे बाबा के डेरे पर। वहां भीड़ लगी थी। सब लोग बाबा की बातें सुनकर हैरान थे। हाजी साहब ने जाकर पूछा, अच्छा बाबा, तुम कहते हो कि सब कुछ जानते हो, तो बताओ मैं कौन हूं? बाबा इब्राहिम ने आंखें बंद की, कुछ बड़बड़ाया और फिर बोला, तुम वो हो
जो रेशम पहनते हो पर अंदर से डरते हो। तुम वो हो जो दौलत के पीछे भागे और इंसानियत पीछे छोड़ दी। तुम वो हो जो खुद को सबका मालिक समझते हो, लेकिन अपने आप पर भी भरोसा नहीं। सन्नाटा छा गया। हाजी साहब गुस्से में लाल हो गए। ये क्या बेहुदी बात है? तू क्या जानता है मेरे बारे में? बाबा मुस्कुराए। तू अपने बारे में क्या जानता है? आज तू अमीर है, पर कल क्या होगा, क्या जानता है? हाजी साहब कुछ बोल नहीं पाए। पहली बार कोई बात उन्हें चुभी नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर कर गई। उस रात हाजी साहब ने खाना नहीं खाया। उन्होंने अपनी अलमारी खोली, अपने सोने के बर्तन देखे, मगर मन में खुशी नहीं हुई। उन्हें लगा जैसे सब कुछ व्यर्थ है। अगली सुबह वो सीधा गए मुला की दुकान पर। बिना नौकरों के, बिना गहमा गहमी के, धीरे से बोले, मुला, क्या मैं आज तेरे हाथ की चाय पी सकता हूं? बस वैसे ही जैसे बाकी सब पीते हैं। मुला ने मुस्कुराकर कहा, जरूर हाजी साहब। अब चाय का असली स्वाद आएगा जब घमंड का स्वाद चला गया हो। धीरे धीरे हाजी साहब में बदलाव आने लगा। अब वो गांव वालों से नम्रता से बात करते, गरीबों की मदद करने लगे और मुला की दुकान पर बैठकर आम लोगों की तरह चाय पीते। एक दिन उन्होंने सबके सामने कहा, संपत्ति से बड़ा धन विनम्रता है, और ये सिखाया मुझे एक चाय वाले और एक नकली बाबा ने। सब हंसने लगे, मुला भी। फिर बोला, कभी कभी सीख देने के लिए किताबों की जरूरत नहीं होती, बस एक हल्की सी मुस्कान और थोड़ी चाय काफी होती है। कहानी 4। बात उन दिनों की है जब बगदाद के शाही दरबार में हर महीने एक भव्य सभा होती थी, ज्ञान महोत्सव। यहां दूर दूर से आए विद्वान, संत, फकीर, तर्कशास्त्री और शायर अपनी बुद्धि के जोर से दरबार में चमक बिखेरते थे। राजा खुद बड़ा ज्ञानी समझा जाता था। दरबार में हर बात का जवाब, हर सवाल की काट और हर तर्क का तोड़ निकल ही आता था। कोई राजा से जीत नहीं पाया था अब तक। लेकिन एक दिन दरबार में एक अजीब सा आदमी पहुंचा। सर पर उल्टी टोपी, हाथ में लाठी और कमर पर रस्सी बंधी हुई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं वो हूं जिसे सवाल नहीं सुनना आता, लेकिन जवाब सुनकर हंसी आ जाती है। मुल्ला नसरुद्दीन। सब हंसने लगे। राजा ने कहा, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो हमारे दरबार के सवालों का जवाब दो। मुल्ला मुस्कराया, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। राजा ने कहा, तो ठीक है, पहले हमारे विद्वान सवाल करेंगे, फिर तुम पूछना। पहला विद्वान, मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य क्या है? मुल्ला, उसी को खोजना और फिर भूल जाना। दूसरा विद्वान, अगर ईश्वर हर जगह है तो मंदिर क्यों? मुल्ला, जैसे हवा हर जगह है, पर ठंडी हवा के लिए पंखा चाहिए। तीसरा विद्वान, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो हम कोशिश क्यों करें? मुल्ला, क्योंकि शायद कोशिश भी पहले से लिखी हो। सारे सवालों पर दरबार हंसी से गूंज उठा। अब बारी थी मुल्ला की। मुल्ला नसरुद्दीन उठे, धीरे धीरे आगे बढ़े। राजा, वजीर, संत, पंडित, हाकिम सब ध्यान से देख रहे थे। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा, अगर तुम सब वाकई ज्ञानी हो तो बताओ, तुम जो जानते हो वो तुम्हें कब नहीं पता होता? दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने पूछा, क्या मतलब? मुल्ला बोले, मान लीजिए आप सब कुछ जानते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आपको क्या नहीं पता? अगर नहीं पता तो ज्ञानी कैसे? अगर पता है तो फिर वो अनजाना कैसे? विद्वान सिर खुजाने लगे। एक बोला, ये दर्शन शास्त्र का उल्टा फंदा है। दूसरा बोला, ये सवाल नहीं, जाल है। तीसरा बोला, इसका उत्तर देना खुद को मूर्ख कहने जैसा होगा। राजा चुप, वजीर चुप, सभा स्तब्ध। वजीर बोला, ये सवाल शुद्ध तर्क नहीं है, बल्कि मानसिक भ्रम है। ऐसे सवालों का उत्तर नहीं होता। मुल्ला मुस्कराया, तो क्या ये मान लिया जाए कि एक सवाल आया जिसे दरबार का सबसे बड़ा विद्वान भी उत्तर नहीं दे सका?
वजीर गुस्से में था, लेकिन चुप। राजा ने कहा, तो बताओ मुल्ला, तुम्हारे सवाल का उत्तर क्या है? मुल्ला बोले, जो ज्ञानी ये समझता है कि उसे सब पता है, वही सबसे अज्ञानी होता है, और जो ये मान ले कि उसे बहुत कुछ नहीं पता, वही सच्चा ज्ञानी होता है। जब तक मनुष्य ये न माने कि वो अधूरा है, वो कभी सीख नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा, तुम जो जानते हो वो ज्ञान नहीं, तुम जो नहीं जानते वही सीखने की शुरुआत है। राजा सिर झुकाकर बोला, मुल्ला, हमने सैकड़ों जवाब सुने, लेकिन आज पहली बार एक सवाल ने हमें चुप कर दिया। तुमने हमें सिखाया कि कभी कभी उत्तर से बड़ा होता है सवाल। मुल्ला ने टोपी सीधी की, लाठी उठाई और दरबार से बाहर निकले। किसी ने पूछा, मुल्ला, अब कहाँ जा रहे हो? मुल्ला बोले, जहां लोग अब भी सोचते हैं कि वो सब जानते हैं, वहां जाकर फिर एक नया सवाल पूछूंगा। सीख, सच्चा ज्ञान वो है जो मौन सिखा दे, और सच्चा सवाल वो जो उत्तर ढूंढने की ललक जगा दे। मुल्ला का वो गूढ़ सवाल, तुम जो जानते हो, वो तुम्हें कब नहीं पता होता, आज भी लोगों के दिमाग में घूम रहा था। राजा ने सभा खत्म करते हुए कहा था, जिसके सवाल ने जवाब को हरा दिया, वो आदमी साधारण नहीं हो सकता। राजा अब मुल्ला को दरबार में और समय देना चाहता था। इस बार सभा बुलाई गई, पर इस घोषणा के साथ, अब दरबार में सबसे उलझे हुए मामले का न्याय होगा। राजा ने सबको चुनौती दी, जिसने सबसे जटिल मामला सुलझा दिया, उसे राजन्यायाधीश की उपाधि मिलेगी। 2 किसान दरबार आए। एक का नाम था बख्तियार, दूसरा शफीक। बख्तियार बोला, ये ऊंट मेरा है, मैंने इसे पाला है। शफीक चिल्लाया, लेकिन इस पर मेरी सवारी चलती है, मैंने इसका इलाज करवाया है, ये मेरा है। दोनों अपने अपने दस्तावेज, गवाह और तर्क लेकर आए थे। पूरा दरबार बहस से थक चुका था। राजा ने वजीर से कहा, फैसला करो। वजीर बोला, महाराज, ऐसा जटिल मामला कभी नहीं देखा। कभी इसका पक्ष सही लगता है, कभी उसका। मैं चुप हूं। राजा ने गुस्से में कहा, क्या कोई है जो इस ऊंट का न्याय कर सके? मुल्ला आगे बढ़ा, महाराज, अगर इजाजत हो तो मेरा एक सुझाव है। राजा, हां, बताओ। मुल्ला ने कहा, इस ऊंट का न्याय अब इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा जीव करेगा जो निष्पक्ष है, मेरा गधा। पूरे दरबार में हंसी गूंज गई। वजीर बोला, तू पागल हो गया है क्या? गधा फैसला करेगा? मुल्ला बोला, कभी कभी इंसानों से बेहतर फैसले वही करते हैं जिनके पास कोई छल नहीं होता। मुल्ला अपने गधे को दरबार में लाया। उसके गले में घंटी, पीठ पर कंबल और आंखों में वही सादगी। मुल्ला ने ऊंट के दोनों मालिकों को आदेश दिया, तुम दोनों अपने अपने हिस्से की बात गधे के सामने कहो। बख्तियार बोला, ये ऊंट मेरा है, मैंने इसे दूध पिलाया, इसे पाल पोस कर बड़ा किया। शफीक बोला, मैंने इसका इलाज करवाया, इसकी देखभाल की, ये मुझे पहचानता है। मुल्ला ने कहा, अब दोनों ऊंट को आवाज दो जो नाम पुकारेगा, और ऊंट खुद चलकर उसके पास जाएगा, वही असली मालिक। पहले बख्तियार ने आवाज लगाई, मेरा बच्चा, आजा बेटा। ऊंट ने गर्दन घुमाई, पर नहीं चला। फिर शफीक ने पुकारा, चल मेरे राजा, तेरे घुटनों की मरहम मैं ही लगाता था। ऊंट तुरंत दुलत्ती मारता हुआ शफीक के पास भागा और उसकी कमर से सिर रगड़ने लगा। पूरा दरबार स्तब्ध। मुल्ला बोला, महाराज, इसका मतलब साफ है, ऊंट जानवर है, छल नहीं करता। वो उसी के पास गया जिसे वो अपना समझता है। राजा चुप, वजीर दंग। जनता ताली बजा रही थी। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुल्ला, तुमने गधे को ही क्यों चुना? मुल्ला बोला, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, इसलिए पक्ष नहीं ले सकता, क्योंकि वो न्याय करता है, राय नहीं, और सबसे जरूरी, क्योंकि वो गधा है, इसलिए मान सम्मान, लालच और झूठ से दूर है। राजा सिर झुकाकर बोला,
आज से तुम्हारे गधे को दरबार का प्रतीक बनाया जाए, ताकि हम याद रखें कि न्याय वो है जिसमें न मान हो न मोह। जब सभा खत्म हुई, मुल्ला ने गधे के कान में कहा, आज तो सिर्फ गधा नहीं, एक न्यायाधीश बना। गधा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। शायद वो समझ चुका था कि इंसानों की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत अब भी सीधी सोच की है। सीख, सबसे बुद्धिमान वो है जो सीधा देखता है। जब इंसान पक्ष लेने लगता है तो न्याय खो देता है, पर जब गधा भी निष्पक्ष हो जाए तो दरबार में न्याय लौट आता है। जब मुल्ला नसरुद्दीन ने गधे को शादी कराने भेजा और बारात सच में आ गई, या जब मुल्ला ने खुद को ही चोर बताकर असली चोर पकड़ लिया। पार्ट 2। बताइए जनाब, अगली हंसी कहां से शुरू करें? बहुत खूब जनाब। तो अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां मुल्ला का गधा जज बनकर न्याय कर चुका था और पूरा दरबार उनकी अक्लमंदी के चर्चे कर रहा था। पर तभी एक नया मोड़ आया, चोरी का मामला। और मुल्ला ने फिर वही किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। राजा दरबार में आराम से आम के अचार खा रहे थे कि अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ आया, पसीना पसीना। महाराज, दरबार के कोष से कल रात एक संदूक चोरी हो गया है। सुनते ही हड़कंप मच गया। राजा चिल्लाए, कितना सोना था उसमें? सिपाही बोला, 3 टोकरियां और एक खास नीलम जो सिर्फ राज परिवार के पास था। वजीर ने सिर पकड़ा, ये तो सीधे सीधे राज्य की बेइज्जती है। ये चोरी नहीं, बगावत है। राजा की नजर मुल्ला पर पड़ी। तुम ही कहते थे कि गधा जज बन सकता है, अब बताओ चोर कौन है? मुल्ला मुस्कराए और बोले, महाराज, इस बार मैं खुद चोर बनता हूं। सारे दरबारियों की आंखें फटी रह गई। वजीर हड़बड़ाया, ये तो सीधा अपराध है। मुल्ला बोला, नहीं वजीर साहब, ये नाटक है, क्योंकि असली चोर तभी सामने आएगा जब उसे लगे कि उसका झूठ अब भी सबसे बड़ा सच है। मुल्ला ने कहा, मैं एक दिन तक खुद को चोर घोषित करता हूं। जो असली चोर होगा वो या तो मुझे रोकने आएगा या मेरी नकल करने लगेगा। राजा बोले, मतलब? मुल्ला, मतलब ये कि जो इंसान खुद को सबसे ज्यादा निर्दोष दिखाने की कोशिश करेगा वही सबसे बड़ा दोषी होगा। पूरा गांव इकट्ठा था। मुल्ला अपने गधे पर बैठकर चौराहे पर जा पहुंचे। गधे के गले में तख्ती लटकी थी, मैं हूं दरबार का चोर, जिसने कोष चुराया वही मैं हूं। लोग हंस रहे थे। कोई कह रहा था, मुल्ला फिर मजाक कर रहा है। कोई कहता, क्या पता सचमुच मुल्ला ही हो। लेकिन एक आदमी था जो बार बार चिल्ला रहा था, नहीं नहीं, मुल्ला नहीं हो सकता। ऐसा इंसान कैसे चोर हो सकता है? वो आदमी था शहर का आभूषणकार नीमचंद, जिसकी दुकान दरबार के खजाने से ठीक पीछे थी। मुल्ला चुपचाप बोले, नीमचंद भाई, आप इतना क्यों परेशान हैं? वो घबरा गया। अरे नहीं, मैं तो बस तुमको देख नहीं पा रहा चोर के रूप में। मुल्ला बोले, तो फिर देखो। और वो गधे से उतरे और गधे के पैरों में झुक गए। हे मेरे गधे, तू अब जज था, पर क्या तू गवाही देगा कि मैंने ही चोरी की? गधा कुछ देर चुप रहा, फिर जोर से ढैंचू कर दिया। मुल्ला बोले, देखो, गधे ने इनकार कर दिया, यानी मैं चोर नहीं। दरबारियों में हंसी की लहर दौड़ गई, पर नीमचंद पसीना पसीना हो गया। मुल्ला ने जनता से कहा, कल रात एक सपना आया। गधा बोला कि वो उस चोर को पहचान गया है जो नीम तेल लगाता है और जिसकी कमर में हर वक्त चांदी की कमान बंधी होती है। नीमचंद वही खड़ा खड़ा अपने कपड़े एडजस्ट करने लगा और कमर से चांदी की कमान खिसकाकर जेब में डालने लगा। मुल्ला चिल्लाए, अरे देखो, सपना सच हुआ। चोर की निशानी यहां है। नीमचंद को दरबार में लाया गया। राजा गरजे, क्या तुमने चोरी की? नीमचंद कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो महाराज,
मैंने कोष में से सिर्फ नीलम लिया था, बाकी सोना किसी और ने ले लिया होगा। मुल्ला बोला, ध्यान दो, एक चोर पकड़ा गया, दूसरा अब भी बाहर है, क्योंकि चोरों के पास लालच की सीमा नहीं होती। राजा बोला, तुमने खुद को चोर घोषित करके दरबार की गरिमा का मजाक उड़ाया। मुल्ला ने सिर झुकाया, मगर उस मजाक ने असलियत खोल दी महाराज। वजीर बीच में बोल पड़ा, इस बार मुल्ला को इनाम के साथ साथ एक और पद मिलना चाहिए। राजा ने पूछा, क्या? वजीर बोला, दरबार का मुख्य नाटककार, जो झूठ को भी इतना सुंदर बना दे कि सच खुद बाहर आ जाए। दरबार में सब ताली बजा रहे थे। नीमचंद ने सिर झुकाकर कहा, मुल्ला, मैं नहीं डरता था कानून से, लेकिन तुम्हारे गधे और नाटक ने मेरी आत्मा हिला दी। मुल्ला मुस्कराए, तो समझो, यही था मेरा असली न्याय, जहां जज एक गधा था और चोर खुद बोल पड़ा, मैं हूं दोषी। सीख, मजाक कभी कभी सबसे गंभीर इलाज होता है। कभी कभी इंसान सच्चाई से नहीं डरता, वो डरता है उस आईने से जिसमें उसकी सच्चाई सबके सामने हंसी बन जाती है। कहानी 5। शाम का समय था। तुर्की के छोटे से कस्बे में, जहां हर गली में कोई न कोई बहस चलती रहती थी। कई लोग ऊंट की किस्मत पर चर्चा कर रहे थे, कहीं घोड़े की चाल पर, और कहीं इस बात पर कि सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन। गांव के चौराहे पर मुल्ला नसरुद्दीन अपनी चारपाई पर लेटे-लेटे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। कुछ बच्चे उनके चारों तरफ बैठे थे और हर कोई कुछ न कुछ पूछ रहा था। मुल्ला चाचा, बुद्धिमान कौन होता है? जो चुप रहे। मुल्ला बोले, तो क्या अब बुद्धिमान नहीं है? आप तो दिन भर बोलते हैं। मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं चुप रहूं तो तुम मुझे पागल कहोगे, बोलूं तो मूर्ख कहोगे। इसलिए मैंने तय किया है, मैं तुम्हें पैसे लेकर समझदार बनाऊंगा। पैसे लेकर? बच्चों ने चौंक कर पूछा। मुल्ला उठ बैठे, आंखों में शरारत, मूंछों में मुस्कान। हां, कल से मैं एक दुकान खोल रहा हूं, बुद्धिमान बनने की दुकान। जो भी समझदार बनना चाहता है, मेरे पास आए। फीस 1 चवन्नी, सीख जिंदगी भर की। गांव में तहलका मच गया था। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कोई बुद्धिमानी भी बेच सकता है। पर जब बात मुल्ला नसरुद्दीन की हो, तो असंभव भी संभव लगता है। चौराहे पर एक तंबू टंगा था, उसके ऊपर लकड़ी की तख्ती लटक रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन की दुकान, आज ही बनिए बुद्धिमान। फीस सिर्फ 1 चवन्नी, गारंटी नहीं, लेकिन हंसी जरूर। भीड़ लग गई। पहला ग्राहक भोलू हलवाई। मुल्ला भाई, मैं बहुत बेवकूफ समझा जाता हूं। कल ही मेरी भैंस किसी और के साथ चली गई और मैं उसे नमस्कार कर रहा था। मुझे समझदार बना दो। मुल्ला ने चवन्नी ली, आंखें बंद की और बोले, पहली सीख, भैंस हो या इंसान, अगर वो खुद जाने को तैयार है तो नमस्कार करने से कुछ नहीं होगा। जाने दो। भोलू की आंखें फटी की फटी। मुल्ला, ये तो गहरी बात है, तुम अब समझदार हो। मुल्ला बोले, अगला। दूसरा ग्राहक गांव का पंडित। पंडित जी आए, बड़े गुस्से में। मुल्ला, तुम पाखंड फैला रहे हो। बुद्धिमत्ता तो शास्त्रों में है, न कि चवन्नी में। मुल्ला मुस्कराए, पंडित जी, क्या आपने पूरी वेद उपनिषद पढ़ लिए हैं? हां, कई बार। तो बताइए, सबसे बड़ा सत्य क्या है? पंडित हकलाए। मुल्ला बोले, सीख लो, बुद्धिमान वही नहीं जो सब कुछ जानता हो, बल्कि वो जो ये माने कि वो कुछ नहीं जानता। अब तुम चुपचाप एक चवन्नी दो और लाइन में लगो। भीड़ ठहाका लगाकर हंस पड़ी। पंडित जी चुपचाप चवन्नी देकर बैठ गए। गांव में जैसे भूकंप आ गया। हर कोई चाहता था कि वो समझदार कहलाए। किसान, नाई, धोबी, यहां तक कि मुर्गी पालक तक। एक दिन गांव का चौधरी आया, घमंड से भरा। मुल्ला, मुझे नहीं लगता तुम किसी को समझदार बना सकते हो। मैं खुद इतना बुद्धिमान हूं कि मुझे कोई मूर्ख नहीं बना सकता।
मुल्ला ने कहा, तो फिर तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है समझदार बनने की। तुम्हें 2 चवन्नी देने पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि तुम मूर्ख नहीं बन सकते। ये सबसे बड़ा मूर्खता है। बुद्धिमानी की दुकान की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन राजा के दरबार तक बात पहुंच गई। राजा को गुस्सा आ गया। कैसे कोई प्रजा में बुद्धिमान बनने का लाइसेंस बांट सकता है? ये तो दरबार की तौहीन है। उसने फौरन सिपाही भेजे, मुल्ला को पकड़ो और उसे यहां हाजिर करो। मुल्ला नसरुद्दीन को हाथी पर बिठाकर दरबार लाया गया। राजा गरजा, तुम कौन होते हो बुद्धिमत्ता बेचने वाले? क्या तुम खुद बुद्धिमान हो? मुल्ला बोला, मैं इतना बुद्धिमान हूं महाराज कि अगर चाहूं तो आपके ही ताज को आपको बिना बताए बेच दूं। दरबार में सन्नाटा। राजा ने तलवार उठाई। क्या कहा? मुल्ला मुस्कराए। महाराज, बुद्धिमत्ता का पहला नियम यही है, हर बात पर गुस्सा मत करो। पहले समझो, फिर बोलो। और हां, मैंने दुकान नहीं खोली, मैंने आईना रखा है। लोग आते हैं, खुद को देखते हैं और चवन्नी देकर अपने ही मूर्खता की पहचान पाते हैं। राजा थोड़ा शांत हुआ। तो ये सिर्फ मजाक है? मजाक नहीं महाराज, ज्ञान का आईना है। जो खुद को जान लेता है वो दूसरों को समझ सकता है। यही असली समझदारी है। राजा ने लंबी सांस ली, मुस्कराया। मुल्ला, तुमने एक चवन्नी में जो सिखाया वो मेरे सबसे बड़े गुरु भी नहीं सिखा पाए। मुल्ला झुककर बोले, कभी कभी चवन्नी का मूल्य उसकी कीमत से नहीं, सीख से आका जाता है। राजा ने आदेश दिया, आज से मुल्ला नसरुद्दीन की दुकान को दरबार की मान्यता प्राप्त है। जो मूर्खता से बचना चाहता है वहां जाए, और जो ये मानता है कि वो बुद्धिमान है सबसे पहले वही वहां जाए। मुल्ला की दुकान अब भी चल रही थी। तख्ती पर एक नई लाइन जुड़ चुकी थी, बुद्धिमान बनने की दुकान पर सबसे पहले मूर्ख ही आते हैं। और नीचे एक और लाइन, अगर आपको गुस्सा आया तो आप भी लाइन में हैं। गांव हंस रहा था, सोच रहा था और शायद थोड़ा थोड़ा समझदार बन रहा था। राजा के आदेश के बाद मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमानी की दुकान इतनी मशहूर हो गई कि लोग दूर दूर से चवन्नी लेकर समझदार बनने आ रहे थे। लेकिन जब भी कोई आता, समझदारी के साथ उसे अपनी मूर्खता का आईना भी मिल जाता। मुल्ला की बातें सीधी लगती थी, लेकिन असर गहरा होता था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी पलट दी। राजा के वजीर को मुल्ला की लोकप्रियता रास नहीं आ रही थी। वो सोचता, अगर लोग इसी तरह मुल्ला के पास जाकर बुद्धिमान बनते रहेंगे तो दरबार की इज्जत कहां बचेगी। लोग अब फकीर से सीखने लगे हैं। वो राजा से बोला, महाराज, अगर हर कोई समझदार बन जाए तो मूर्ख कौन रहेगा? और अगर कोई मूर्ख न हो तो फिर राजा किस पर राज करेगा? राजा सोच में पड़ गया। वजीर की बात में कुछ दम था। उसने आदेश दिया, अब मुल्ला की दुकान बंद की जाए। लेकिन अगर मुल्ला वाकई में इतना समझदार है तो हम उसे एक चुनौती दें। वो मूर्खों को भी इतना प्रशिक्षित करे कि वो खुद को मूर्ख मान ले। अगर वो ये कर पाया तो उसे दरबार का महामंत्री बना दिया जाएगा। जब ये बात मुल्ला को बताई गई तो वो जोर से हंसे। बोले, मूर्खों को मूर्ख मानना आसान नहीं है साहब, क्योंकि मूर्ख वही होता है जो खुद को सबसे समझदार समझता है। लेकिन मैं तैयार हूं। और बस अगले ही हफ्ते गांव के बाहर एक बहुत बड़ा तंबू टंगा। तख्ती पर लिखा था, प्रवेश शुल्क, एक मूर्खता का प्रमाण। सीखने की गारंटी नहीं, पहचान की गारंटी है। पहले दिन ही दर्जनों लोग लाइन में लग गए। मुल्ला बाहर आकर बोले, आज सिर्फ उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानते हैं। सबने हाथ उठा दिए। मुल्ला बोले, बधाई हो, आप सब पास हो गए। क्योंकि जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझे वही तो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। भीड़ हक्की बक्की रह गई, पर चूंकि वे यूनिवर्सिटी में थे, कोई बहस नहीं कर सका। एक अभिमान विज्ञान
खुद को सबसे ऊपर समझने की तकनीकें। 2. विरोध तर्कशास्त्र, हर बात में उल्टा बोलने की कला। 3. अज्ञान में आत्मगौरव, बिना कुछ जाने गर्व करना सीखिए। 4. उत्तर देने से पहले बोलना, बिना सोचे बोलने की प्रैक्टिस। 5. बहस में हार कर भी जीत मानना, खुद से खुद को हराना। मुल्ला हर क्लास में जाते और कहते, आप सब अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं, मुझे गर्व है। छात्र तालियां बजाते। किसी को समझ में नहीं आता कि ये तारीफ है या व्यंग्य। राजा का वजीर, जो मुल्ला को नीचा दिखाना चाहता था, खुद छुपकर मूर्खों की यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। उसने नकली दाढ़ी लगाई, टोपी पहनी और कहा, मैं बिल्कुल मूर्ख हूं, मुझे दाखिला दो। मुल्ला ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कराए। अरे वाह, तुम तो प्रोफेसर के लायक हो, आओ गर्व से मूर्ख विषय पढ़ाओ। मंत्री जी ने सोचा मुल्ला बेवकूफ बन गया, लेकिन जैसे ही क्लास शुरू हुई, मुल्ला ने सबके सामने घोषणा की, आज हमारे बीच है मूर्खों के महामहिम स्वयं वजीर साहब, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि छुपकर दाखिला लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। लोग हंस पड़े, वजीर का भांडा फूट गया। राजा छुपकर देखना चाहता था कि आखिर ये यूनिवर्सिटी कैसी है। वो सादे कपड़ों में साधारण किसान बनकर आया और बोला, मुझे मूर्खों की यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहिए। मैं मूर्ख नहीं हूं, लेकिन जानना चाहता हूं कि मूर्ख कैसे होते हैं। मुल्ला बोले, वाह, तुम तो हमारे मूर्खता के शोधकर्ता हो, तुम्हें पीएचडी देनी चाहिए। राजा चौंका, पीएचडी? हां, पगला हुआ धैर्यहीन इंसान, यही तो है पीएचडी। राजा मुस्कराया, बोला, मुल्ला, तुमने तो मेरी ही परिभाषा बना दी। कुछ ही महीनों में यूनिवर्सिटी इतनी प्रसिद्ध हो गई कि सब लोग आने लगे, जो खुद को बुद्धिमान मानते थे और जो मूर्ख कहलाने से डरते थे। फिर आया परीक्षा का दिन। मुल्ला ने एक प्रश्न बोर्ड पर लिखा, तुम क्यों यहां हो? सभी छात्र सोच में पड़ गए। किसी ने लिखा, सीखने आया हूं। किसी ने लिखा, मूर्ख हूं। किसी ने, समझदार बनने आया हूं। मुल्ला ने सभी उत्तरों को फाड़कर फेंक दिया और बोला, जो ये मानता है कि वो मूर्ख है, वही पहली बार बुद्धिमान हुआ है। क्योंकि असली ज्ञान वहीं से शुरू होता है जहां हम मान ले कि हमें कुछ नहीं आता। राजा को यह देखकर हैरानी हुई कि गांव में झगड़े कम हो गए हैं, लोग अधिक विनम्र हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात, अब कोई खुद को सबसे बड़ा नहीं मानता। राजा ने सभा बुलाई और घोषणा की, आज से मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार का बुद्धि आचार्य घोषित किया जाता है और मूर्खों की यूनिवर्सिटी को राजा की आधिकारिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। आज भी अगर कोई खुद को ज्यादा होशियार समझे तो लोग हंसकर कहते हैं, भाई, एक बार मूर्खों की यूनिवर्सिटी हो आओ, वहां तुम्हारे जैसे टॉपर्स बहुत मिलेंगे। और कहीं एक तख्ती लटकी रहती है, मूर्खों की यूनिवर्सिटी, जहां दाखिला लेने के लिए सबसे ज्यादा अहंकार चाहिए और डिग्री मिलने के बाद सिर्फ एक चीज मिलती है, सच्ची समझ। समाप्त। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो अगली कहानी क्या हो? जब मुल्ला ने मूर्खों को मंत्री बना दिया, या जब मूर्खों की यूनिवर्सिटी में गधा टॉपर बन गया? बताइए। मैं तैयार हूं अगली हंसी भरी यात्रा पर। बिल्कुल, अब प्रस्तुत है उसी कहानी का अंतिम भाग, जब मुल्ला नसरुद्दीन ने मूर्खों की यूनिवर्सिटी खोली, का अंतिम और सशक्त समापन, जो न सिर्फ हंसी देगा बल्कि सोचने पर मजबूर भी करेगा। यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन मुल्ला ने सभी छात्रों को एक चौंकाने वाला सवाल दिया, तुम में से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? भीड़ सन्नाटे में आ गई। हर छात्र सोचने लगा, अगर मैं कहूं कि मैं मूर्ख हूं तो मैं समझदार हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं दूसरों को कहूं तो वही मूर्खता है। एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए खड़ा हुआ और बोला, मुल्ला, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक बात सीखी है तो वो ये कि मैं जीवन भर खुद को सबसे समझदार समझता रहा। आज पहली बार समझा कि मेरी सबसे बड़ी मूर्खता ही यही थी।
मुल्ला मुस्कराए। सबने ताली बजाई। मुल्ला मंच पर आए और बोले, मैंने न मूर्खता बेची न बुद्धिमानी, मैंने बस आईना पकड़ाया जिससे लोग खुद को देख सकें। बुद्धिमान वो नहीं जो सब कुछ जानता है, बुद्धिमान वो है जो ये जानता है कि उसे बहुत कुछ नहीं पता। और मूर्ख वही जो हर बार यही सोचता है कि बस मैं ही सबसे ठीक हूं। मुल्ला ने अपनी पुरानी टोपी पहनी, जूते उल्टे पहने और मुस्कराकर कहा, अब मैं खुद ही मूर्खों की यूनिवर्सिटी का छात्र बनना चाहता हूं। राजा हंस पड़ा, तुम तो सबसे बड़े बुद्धिमान हो मुल्ला। मुल्ला बोले, नहीं हुजूर, जो ये मान ले कि वो बुद्धिमान है उसी दिन से उसकी मूर्खता शुरू हो जाती है। और अंत में मुल्ला ने यूनिवर्सिटी बंद कर दी। तख्ती पर सिर्फ एक लाइन रह गई, ज्ञान का पहला कदम है ये मानना कि हम अज्ञानी हैं। लोग लौटते समय अपने साथ कोई डिग्री नहीं ले जाते थे, पर एक मुस्कुराहट, एक सोच और थोड़ी नम्रता जरूर ले जाते थे। कहानी 6। एक सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन अपने आंगन में पहुंचे तो देखा उनका प्यारा गधा बल्लू गायब है। मुल्ला चिल्लाए, अरे राम, गधा गया, दुनिया लुट गई, मेरा बल्लू नहीं रहा। गांव वाले इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, मुल्ला, कहीं खुद तो नहीं भूले गधा बांधना। दूसरे ने हंसते हुए कहा, हो सकता है बल्लू ही तंग आ गया हो और भाग गया हो। मुल्ला ने आंखें तरेरी, गधा नहीं गया, गधा चोरी हुआ है। अब सवाल था, चोर कौन? गांव में कोई सुराग नहीं था, पुलिस बुलाने की औकात नहीं थी, तो फिर क्या किया जाए? मुल्ला दोपहर को चुपचाप गांव के चौक में पहुंचे, हाथ में एक झाड़ू और पीछे एक रस्सी। सबने पूछा, ये क्या कर रहे हो मुल्ला? मुल्ला बोले, आज मैं एक जादू करने जा रहा हूं। फिर उन्होंने गांव के कुएं के पास खड़े होकर जोर से कहा, हे मेरे प्यारे बल्लू, अगर तू सुन सकता है तो ये रस्सी हिलाना। और खुद ही रस्सी को थोड़ा हिला दिया। गांव वाले। मुल्ला गंभीर आवाज में बोले, देखा, मेरा बल्लू जीवित है और उसकी आत्मा इस रस्सी के जरिए मुझसे बात कर रही है। अब लोग चकरा गए। मुल्ला ने रस्सी को कुएं में डाल दिया और बोले, इस रस्सी का सिरा उस चोर तक जाएगा जिसने मेरा बल्लू चुराया है, और आज रात वो चोर बुरे सपने देखेगा। बल्लू उसकी छाती पर चढ़कर बोलेगा, मुझे वापस कर। अब तो गांव में हड़कंप मच गया, हर कोई सोच में डूब गया, कहीं मैंने तो नहीं कुछ किया जिससे शक मुझ पर आ जाए। उस रात गांव में कोई सो नहीं पाया। हर घर में चर्चा, बल्लू की आत्मा, झाड़ू, रस्सी, सपने। सुबह होते ही एक कांपता हुआ आदमी मुल्ला के दरवाजे पर पहुंचा, हाथ जोड़कर बोला, मुल्ला माफ करना, बल्लू मुझसे खुद चला आया था, मैंने तो बस उसे रखा था। मुल्ला बोले, ओह, तो गधा खुद चला आया था और रस्सी ने खुद तुम्हारे सपनों में बताया? चोर शर्म से पानी पानी हो गया। मुल्ला ने गधे को लिया, उस पर बैठकर गांव में एक चक्कर लगाया और बोले, देखा, जो अक्ल का इस्तेमाल करे उसे पुलिस की जरूरत नहीं। गांव की सीख। अब जब भी गांव में कुछ चोरी हो, लोग कहते, मुल्ला की रस्सी लाओ, चोर खुद आ जाएगा। सीख। जब भी मुश्किल लगे तो घबराना नहीं, थोड़ी सी चालाकी और चोर की नींद हराम। कहानी 7। सुबह सुबह सूरज की पहली किरणें गांव के ऊपर फैली थी। हर घर में चूल्हे जलने लगे थे, बकरियां मेमियाने लगी थी और नल पर औरतें कतार में खड़ी थी। इसी हलचल के बीच मुल्ला नसरुद्दीन अपने आंगन में खड़े थे। माथे पर चिंता की लकीरें थी और हाथ कमर पर। अरे भाई, नसरुद्दीन ने आसमान की ओर देखा। आज तो दिन की शुरुआत ही मुसीबत से हुई है। हुआ यूं कि उनकी गधी नूरी रात को कहीं खुल गई थी और सुबह तक घर के पास दिख नहीं रही थी। और उससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि नसरुद्दीन अपने घर का दरवाजा बाहर से बंद करके अंदर की चाबी कहीं गिरा चुके थे। अब गधी भी नहीं, चाबी भी नहीं, घर के बाहर खड़े हैं, सिर खुजा रहे हैं। उनका पड़ोसी करीम आया,
बोला, क्यों मुल्ला, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर क्यों नहीं जाते? नसरुद्दीन ने भारी सांस ली। भाई करीम, चाबी खो गई है, घर बाहर से बंद है और गधी भी गायब है। लगता है आज का दिन बहुत खास होने वाला है। करीम मुस्कुराया, तो फिर ढूंढो न चाबी। ढूंढ रहा हूं भाई। लेकिन एक अजीब बात है, नसरुद्दीन ने गंभीरता से कहा। मैं चाबी उस कोने में ढूंढ रहा हूं जहां रोशनी अच्छी है। करीम ने भौंचक हो पूछा, तो क्या चाबी वही गिरी थी? नहीं, नसरुद्दीन ने ठंडेपन से कहा, चाबी तो अंधेरे वाले कोने में गिरी थी, लेकिन वहां तो रोशनी ही नहीं है। मैं अंधेरे में कैसे ढूंढूं? करीम पहले तो कुछ समझा नहीं, फिर हंसी रोक नहीं पाया। मुल्ला, तुम भी गजब के आदमी हो। चाबी अंधेरे में गिरी है और ढूंढ रहे हो जहां रोशनी है। हां, तो क्या हुआ? ढूंढना आसान तो होना चाहिए ना, नसरुद्दीन ने आत्मविश्वास से कहा। इस जवाब पर करीम हंसता हंसता लोटपोट हो गया। चाबी वाली बात अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग अपने अपने काम छोड़कर नसरुद्दीन के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे थे। कोई कहता, एक आईना लाओ, रोशनी कर ले, तो कोई कहता, गधे की जगह सोचो वो चाबी खा न गया हो। इतने में गांव का पटवारी आया और बोला, क्या माजरा है, इतने लोग क्यों जमा है? किसी ने बताया, मुल्ला की चाबी खो गई है, लेकिन ये उसे वही ढूंढ रहे हैं जहां रोशनी है। पटवारी चौंका, तो क्या वो पागल हो गए हैं? नसरुद्दीन ने तपाक से जवाब दिया, नहीं जनाब, मैं तो समझदार हूं। सोचिए, क्या फायदा अंधेरे में सिर पटकने का? रोशनी में ढूंढना सरल है, लेकिन वहां तो चाबी ही नहीं। पटवारी झल्लाया, तो क्या हुआ? कम से कम मुझे साफ दिखाई तो दे रहा है। इतने में एक लड़का भागता हुआ आया। मुल्ला, नूरी मिल गई, वो तो नदी के किनारे खड़ी थी, कीचड़ में लथपथ। नसरुद्दीन दौड़े, लोगों ने भी पीछा किया। वहां जाकर देखा, नूरी चुपचाप खड़ी थी, गले में एक रस्सी और उस रस्सी से बंधी हुई थी, वही खोई हुई चाबी। सारे गांव वाले चौंक गए। मुल्ला बोले, देखा, मैंने कहा था ना, गधी और चाबी दोनों जुड़ी हुई है। लोगों ने पूछा, लेकिन चाबी उसके गले में कैसे पहुंची? नसरुद्दीन मुस्कुराए, कल रात मैंने अपनी चाबी नूरी की रस्सी में बांध दी थी, ताकि सुबह कोई घर में ना घुस सके, पर नूरी ही निकल भागी। और मेरी किस्मत देखो, मैं चाबी रोशनी में ढूंढ रहा था, वो तो गले में घूम रही थी। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस कहानी को पंचायत में सुनाया जाएगा, ताकि सबक मिल सके, जो चीज जहां गिरी हो उसे वही ढूंढो। पंचायत के दिन सभी जमा हुए। नसरुद्दीन को मंच पर बुलाया गया। उन्होंने कहानी शुरू की, लेकिन अपने खास अंदाज में। मित्रों, सोचिए, अगर मैं अंधेरे में चाबी ढूंढता और सांप निकल आता तो? क्या मैं इतना मूर्ख हूं? लोग हंसी से लोटपोट। और फिर नूरी, उसे मेरी चाबी इतनी पसंद आई कि उसने पूरे गांव की सैर कर डाली। क्या समझदार गधी है ना? बुजुर्गों ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, तुमने तो चाबी ढूंढते ढूंढते हमें दर्शन शास्त्र पढ़ा दिया। एक बूढ़े ने उठकर पूछा, मुल्ला, क्या तुम्हारी ये हरकत बस मजाक थी या कोई गहरी बात छुपी थी? नसरुद्दीन गंभीर हो गए, बोले, हम सब जिंदगी में चाबी खो देते हैं, कभी खुशी की, कभी शांति की, कभी रिश्तों की, लेकिन हम उसे वही ढूंढते हैं जहां हमें आसानी हो, न कि वहां जहां वो सच में खोई हो। जैसे कोई काम का अर्थ दफ्तर में खोता है और वो उसे छुट्टियों में ढूंढता है। कोई प्यार घर में खो देता है और ढूंढता है बाहर की चकाचौंध में। हर कोई रोशनी में ढूंढता है क्योंकि अंधेरे से डरता है। मैंने बस वही किया जो सब करते हैं। फर्क बस इतना है कि मैंने उसे हंसी में बदल दिया। सारे गांव ने ताली बजाई। लोग हंसते हंसते रो पड़े। किसी ने कहा, मुल्ला, तुम पागल हो। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हां, लेकिन एक ऐसा पागल जो तुम्हें खुद से मिलवा देता है। उस दिन से वो कहानी हर गली में दोहराई जाने लगी। चाबी गधी के गले में थी, पर ढूंढा रोशनी में गया। और असली मजा तब आया
जब समझ आई कि ढूंढना कहाँ है, सीख, हमें वही ढूंढना चाहिए जहां हमने कुछ खोया है, चाहे वो चाबी हो, रिश्ते हो या सुकून। और हंसी में भी गहरी बातें छुपी होती हैं, बस नजर चाहिए देखने की। कहानी 8। ये बात उस समय की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में एक नए मकान में रहने आए थे। मकान उनका था, लेकिन एक बात ने उनकी नींद उड़ा दी। मकान की पिछली दीवार का आधा हिस्सा पड़ोसी के आंगन में था। उनके पड़ोसी थे अली चचा, बूढ़े, जिद्दी और हमेशा हमेशा से ऐसे ही होता आया है जैसे जुमलों से दुनिया चलाने वाले इंसान। मुल्ला ने देखा कि दीवार कुछ तिरछी है और उसका निचला हिस्सा उनके घर की ओर है, जबकि ऊपरी हिस्सा पड़ोसी की छत के करीब जा रहा है। मुल्ला ने अली चचा से कहा, चचा, दीवार मेरी जमीन पर झुकी हुई है, इसे सीधा करना चाहिए। अली चचा मुस्कराए और बोले, बेटा, दीवार तो ऐसी ही खड़ी है पिछले 20 सालों से। अगर इसमें कोई तिरछापन है भी तो वो ताजमहल की तरह है, खूबसूरती बढ़ा रहा है। मुल्ला मुस्कुरा दिए, लेकिन भीतर से चिढ़ गए। अगले दिन मुल्ला एक कारीगर लेकर आए और बोले, दीवार तोड़कर सीधी बनानी है। अली चचा दौड़ते हुए आए। अरे, क्या कर रहे हो मुल्ला? ये दीवार आधी मेरी जमीन पर है। मुल्ला बोले, तो आधी मेरी जमीन पर भी है, चलो आधा आधा तोड़ लेते हैं। अली चचा गुस्से से बोले, नहीं, अगर तुमने दीवार को हाथ लगाया तो मैं पंचायत में चला जाऊंगा। मुल्ला बोले, और अगर तुमने रोका तो मैं दीवार को चलाकर अपने आंगन में ले जाऊंगा, फिर देखना कौन हिलेगा, मैं या दीवार। धीरे धीरे दीवार विवाद पूरे गांव में फैल गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मुल्ला दीवार से भिड़ गए हैं और अब दीवार फैसला सुनाएगी। पंचायत बैठी। सरपंच ने पूछा, मुल्ला, तुम दीवार को लेकर क्यों परेशान हो? वो खड़ी तो है, गिर तो नहीं रही। मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, सरपंच जी, अगर दीवार गिरती तो उसका हल था, उसे उठाना। लेकिन जो दीवार झुकी हुई हो और गिरे भी नहीं, वो मनुष्य के स्वभाव की तरह है, बिगड़ी हुई पर गिरती नहीं। गांव वाले हंस पड़े। अली चचा बोले, सरपंच जी, ये दीवार मेरे दादा ने बनवाई थी। मुल्ला तो अभी कल आए हैं, इन्हें क्या हक है इसमें दखल देने का? मुल्ला बोले, आपके दादा ने दीवार बनाई होगी, पर जमीन मेरी है और दीवार तिरछी देखकर मेरा सिर दर्द करता है। सरपंच ने कहा, मुल्ला, ये तर्क तो वैसा है जैसे कोई कहे कि चांद का आकार त्रिकोण है क्योंकि उसे ऐसा दिखता है। मुल्ला बोले, तो फिर मेरी नजर और आपकी नजर में फर्क है। मैं दीवार को मनुष्यों के झुकते चरित्र की तरह देखता हूं। अब मामला गंभीर से हास्य और फिर दर्शन में बदल चुका था। मुल्ला ने दीवार को लेकर गांव के बच्चों को व्याख्यान देना शुरू कर दिया। वो रोज शाम दीवार के पास खड़े होकर कहते, बच्चों, ये दीवार सिर्फ ईंट और मिट्टी से नहीं बनी है। इसमें अहंकार, जिद, पुरानी सोच और पड़ोस की राजनीति का मसाला है। ये दीवार हमें सिखाती है कि कैसे दो अच्छे इंसान छोटी बातों को लेकर दशकों तक एक दूसरे से बात नहीं करते। एक दिन किसी बच्चे ने पूछ लिया, मुल्ला, अगर दीवार इतनी बुरी है तो आप इसे तोड़ क्यों नहीं देते? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब ये सिर्फ दीवार नहीं, मेरी जिद बन चुकी है। एक दिन गांव में एक बादल गरज के आया और भारी बारिश हुई। सुबह देखा गया कि दीवार का तिरछा हिस्सा गिर चुका था, लेकिन सिर्फ उसी ओर जिसका दावा अली चचा करते थे। गांव के लोग इकट्ठा हुए। अली चचा मायूस, मुल्ला खुश, लेकिन गंभीर। सरपंच ने फैसला दिया, अब दीवार नई बननी चाहिए और दोनों की जमीन की नाप करके सीधी। मुल्ला बोले, नापने की जरूरत नहीं, अब दीवार को छोड़ो, मैं एक बगीचा बनाना चाहता हूं। जहां दीवार थी वहां गुलाब खिलेंगे। अली चचा चौंके, तो जिद गई? मुल्ला बोले, नहीं चचा, अब मेरी जिद यह है कि मेरी जिद ना रहे। गांव के लोग मुस्कराए। ये कहानी फैल गई। मुल्ला ने दीवार से जिद की और फिर अपनी जिद से भी। वो दीवार अब नहीं थी,
लेकिन उसके स्थान पर उगे गुलाब हर रोज कुछ नया सिखाते। गांव के बच्चे अब दीवार की जगह बगीचे में बैठकर पढ़ते, खेलते और मुल्ला की बातों में हंसी और जीवन का दर्शन खोजते। कभी कभी चुपके से अली चचा भी वही बैठ जाते और सोचते, मुल्ला वाकई कुछ ज्यादा ही सोचता है और हंसाता भी है। सीख और संदेश: हर दीवार को गिराना जरूरी नहीं होता, कभी कभी उसे समझकर उसके पार देखना जरूरी होता है। और सबसे बड़ी दीवार, हमारी जिद, अगर वो गिर जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है।